हाय दिस इज़ मिस सोनाली एंड हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है बॉस ब्यूटीज कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद द स्पेशल पीपल। आज मेरे साथ ना ऐसी एक शख्सियत है जिनके साथ मैं कैंडिड बात करूँ तो झलकती है उनमें से बहुत सारी खूबसूरत बातें। एक तो पहली, शी इज़ अ कंप्लीट फैमिली पर्सन, शी इज़ learned, she has a beautiful smile and she is beautiful speaker। और सबसे बड़ी खूबी उनका IQ, एम्पैथेटिकल जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सीइंग एवरीबडी इज डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल। आई हैव सोनल फुके इन द स्टूडियो। हाय सोनल। Hello, एंड वेलकम टू द स्टूडियो। thank you and thank you for inviting me. माई प्लेजर। वेल, हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं ऑफ द कैमरा, राइट? इन द कैमरा बात कर रहे हैं। मुझे जो खूबसूरत बात लगती है, इतनी खूबसूरती जो पर्सनैलिटी में है, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? You study minds, you study human behaviors, but your behavior, your empathetical जो abilities है वो इतनी खूबसूरत है। मुझे लगता है वो पढ़ाई से नहीं है, वो इनबॉर्न होगी। क्या डिफरेंट? हाँ, मुझे हमेशा इस बात का मैंने पढ़ा था कहीं कि साइकोलॉजिस्ट आर either they are born psychologists or they become psychologists by a degree. हाँ. So before getting degree, I think that I am a born psychologist and that is what has actually made me pursue that degree. So in a way, yes, you are right. तो ऐसा कभी हुआ है? बिकॉज आई ऑलवेज से दिस आर द कैंडिड टॉक कॉन्वर्सेशन, राइट? तो मैं ये जानने में बड़ी दिलचस्पी रखती हूँ कि ये डिग्री हासिल करने के पहले या फिर इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करने से भी पहले घर में इस तरह की बातें होती थी कि यू आर दैट कॉर्नर ऑफ द हाउस और ईयर्स, स्पेशल ईयर्स, जिसके सारे सब लोगों के प्रॉब्लम्स आपके कानों तक बिल्कुल आते थे। बिल्कुल। मतलब घर में तो एक्चुअली उल्टा हुआ, घर में बाद में रियलाइज़ हुआ। पहले जो कॉलेज फ्रेंड्स थे, हाँ। तो वहाँ से एक्चुअली ज़्यादा शुरुआत हुई बिकॉज हम कॉलेज में जैसे हम लोग कितने फ्रेंड्स के साथ फ्री होते हैं, तो आई ऑलवेज एंड अप काउंसलिंग सम और दी अदर फ्रेंड। और फिर घर में भी जैसे कजिन्स होते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स होते हैं। सो हाँ, मतलब आई यूज़ टू टेक अप दैट रोल कि मैं सबको समझने की कोशिश कर रही हूँ और उनको कुछ एडवाइस दे रही हूँ या फिर मेरे तरफ से जो मुझे ठीक लगता है। सो यू वर हैविंग दैट लीडरशिप क्वालिटी एज वेल कि जिसको बोला है वो करने के लिए तो वो पूरी बातें हो जाती थी, मतलब अपने काम जो है करवा लेती थी आप आराम से? हाँ, करवा लेती थी मैं, मगर उसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने अपना प्री स्कूल जब शुरू किया था 2009 में, जब मैंने एक्चुअल लीडरशिप पोजीशन ली थी। व्हेन आई फाउंडेड दैट प्री स्कूल, उस वक्त जब स्टाफ था और जब पेरेंट्स थे और उस वक्त जब कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में हैं। तब तक उतना मुझे एक्सपोजर नहीं मिला था अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करने का, मगर वो मुझे तब मिला और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एज यू सेड दैट। वेल, जो हम बात कर रहे थे उससे मुझे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में आपने बड़ी क्विक डिसीजन लिए और वो डिसीजन जो है वो बहुत क्या कह सकते हैं, ऐसे डिसीजन की जिसके ऊपर कभी रिग्रेट नहीं हुआ। सोचे समझे और आपने बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी ये किए और आपके लिए जो वैल्यू सिस्टम है वो मुझे लगता है फैमिली फर्स्ट। बिल्कुल। So tell me about your journey, because as I know and I just wanted to tell everybody that she is an architect. She's a master's in architecturing, right? You did a master's in architecturing. You practiced, I think. Yes, I worked as an architect when I was in US. I was in US for about 8 years. तो वहाँ I worked as an architect. Then how did you turn up as an educationist and then psychologist? हाँ, तो वो थोड़ी लंबी कहानी है। हम सुनना चाहेंगे। See, as soon as I got married in 2000, we went to US. वहाँ पर my husband got busy with his job and I was working as an architect. और फिर मेरा बेटा बॉर्न होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि I cannot work full time because we wanted to balance our family in terms of spending time with the baby, right? तो उस वक्त मैंने ब्रेक लिया एंड देन वी ऑलवेज हैड लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ कमिंग बैक टू नागपुर। आई मीन नॉट ओनली इंडिया बट नागपुर। Okay. हाँ, both of us belong to Nagpur and special love for Nagpur. So we always had plans to come to Nagpur. तो हमारे green cards आ गए थे by 2007. And then we thought that now is probably the time to take a next step and then we
he applied for his MBA colleges and he got selected at IIM Ahmedabad का executive MBA program. उस वक्त हमारे ग्रीन कार्ड्स भी आ गए थे, दोनों बच्चे भी बॉर्न हो गए थे. वी थॉट दैट दिस इज प्रॉब्ली द टाइम व्हेन वी शुड टेक द नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ एंड यू नो डू सम चेंज इन आवर लाइव्स फॉर द आगे बढ़ने के लिए 4 कदम आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है. बिल्कुल. सो वी डिड दैट. तो वो हम वापस आए. वी सरेंडर्ड आवर ग्रीन कार्ड्स. ओके. And then after coming back, because I was not in Nagpur for about 7-8 years, so to work as an architect I had no contacts. I was so new. यहाँ का फील्ड मेरे लिए बिल्कुल नया हो गया था. So somebody said that why don't you go back to your alma mater and talk to your principal about now how should I go about it and start my career. Okay. So I went back to college and my principal ma'am with open arms, she invited me to the college. She said why don't you just start working here as a lecturer. And then I started working as a lecturer in the college. SMMCA जो है श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर में, जो वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटी, मतलब पहले वो LAD कॉलेज का आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था. अभी वो इंडिपेंडेंट कॉलेज है बट अंडर द बैनर ऑफ WES. तो वहीं पर MArch की भी अपॉर्चुनिटी थी. उस वक्त माई मदर इन लॉ इंसिस्टेड दैट why don't you start doing your masters in architecture, because that's again a beautiful story that your mom-in-law at that yeah. I think it's way back in it's way back in 2007. Okay. My younger one was very small. He was not even a year old. So I did not have that kind of confidence. Or US में तो we are so used to doing everything with our own hands. It was not easy for me to leave the baby with anybody at home and then go and work. But because of her encouragement and because of all others also were very encouraging at that time. So I started doing my masters in architecture. वो 2 साल में हो गया. And then I said that I am not going out of Nagpur, and eventually my husband, he started his own company, IT company. Okay. And it is a multinational IT company, but he works mostly from Nagpur. I think. And then you started your own school, right? हाँ, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि again we were at a decision point. That again my husband said that if you want you can do something on your own rather than actually spending morning till evening in the college doing the same job, doing the same thing. तुम बोर हो जाओगी कुछ सालों बाद. मैं तो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी हो जाऊंगा और तुम्हारे लाइफ में बहुत वेराइटी उस वक्त रहेगी नहीं. आई विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू इन टर्म्स ऑफ what problems I'm facing in my business and my work. So why don't you start something on your own? Let's do something together. Wow. And that is when Toddler Creed, Nagpur's state of the art preschool, nursery, daycare and child development center came up. Wow. And that's a child development center. Yeah. It was a beautiful term you used. Yeah, because it was not just a preschool, but it was a place where children can come in. And through playing and through different activities, because I had come from US, it was a very new concept at that time. Right. In Nagpur. So in Nagpur at that time, daycare centers were they were not very friendly places. Daycares had a stigma attached to it. Right. कि कोई घर में है नहीं देखने के लिए तो daycare में डालना पड़ेगा was the language that was being used at that time. But the place that we created was so beautiful, so friendly and so enriching that parents, even if the mothers were at home, they still would choose to send their children at least for 2-3 hours so that the child learns from that environment. And I myself, being an architect, I was very particular about designing the environment in a way that it actually enhances their learning. Wow. So I was running it for about 11 years. Oh, until COVID I was running it. But जैसे 2009 में मेरा शुरू हुआ था Toddler Creed, and I had just graduated as MArch architecture education में. तो मुझे ऐसा लगा कि to understand children even better, to understand the parents better, to understand what are the behavioral issues that happen with children and how to handle them, मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें बैकग्राउंड तैयार करना बहुत ज़रूरी है. एंड साइकोलॉजी ऑलवेज अट्रैक्टेड मी टू learn new things about it and know more about it. So I enrolled myself a master's in psychology.
क्या नया पाया जब पढ़ाई की? बिकॉज हम लोग आम तौर पर इतनी बातें बोलते हैं. नाउ द साइकोलॉजी वर्ड इज़ वेरी वेरी नॉर्मल कॉमन वर्ड्स एंड everybody is using this word. But when you study this word, entire things, you have taken a formal training and education in this field. What did you find which is very different after study? एक्चुअली साइकोलॉजी ये टर्म हमारे इतने डे टू डे यूज़ की चीज़ है कि मैं तो ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, एक साइकोलॉजी का कोर्स आपको होना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि साइकोलॉजी जब आप सीखते हैं देन यू रियलाइज और देन यू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ अमेजिंग एंड बायसेस होते हैं, आपके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स कैसे होते हैं, ये सब आप सीखते हैं थ्रू द डिफरेंट थियरीज दैट द कोर्स ऑफर्स. तो सोशल साइकोलॉजी कैसी होती है, मॉब साइकोलॉजी कैसी होती है, मतलब ये जेरियाट्रिक साइकोलॉजी कैसी होती है, मतलब जो एजिंग लोग जो होते हैं. अच्छा. तो चाइल्ड साइकोलॉजी कैसी होती है, मतलब दिस यू गेट टू लर्न फॉर्मली. लाइफ स्पैन साइकोलॉजी इज़ अनदर ब्यूटिफुल कि जब व्हेन द बेबी इज़ एन इन्फेंट तब से लेकर अंटिल द चाइल्ड बिकम्स अ 13-year-old, तो वो कैसे डेवलप होता है ब्रेन. इंटरेस्टिंग. मतलब जब आप बात कर रही हैं तो ये इंटरेस्टिंग है. मतलब कितनी मज़ेदार बात है ना कि आप खुद के बारे में ही पढ़ रहे हैं. इन अ वे आपका ह्यूमन माइंड ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से आप कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेंगे. बहुत सारे और भी आपने एस्पेक्ट्स बताए ही है कि तो एक चीज़ जो आपको साइकोलॉजी में पढ़ी जो आपके ज़िंदगी में बतौर साइकोलॉजिस्ट तो यूज़ होती हैं जब लोगों को आप काउंसलिंग करते हैं वो सारी चीज़ों में, लेकिन आपके ज़िंदगी में जो एड ऑन हुई उससे आप बेहतर इंसान बने, बेहतर समझने में बहुत एक्चुअली ये बहुत लंबी लिस्ट है कि क्या चेंजेस पर्सनली मुझे आए. बट आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज it has definitely helped me become a better person in the sense I look at my emotional instability जब कभी होती है तो I can look at it in a very objective manner. I become emotionally stable very quickly because of the knowledge of psychology that I have. It is easier for me to understand the other person's perspective because I am trained to do that. Right. I am going to take an advantage of this interview and I would really want to make understand all the women. Because women, as a woman, I feel that I am facing a lot of problems, right? And so as others. जब शादी के पहले और शादी के बाद अमूमन एक रिसर्च भी है, महिलाओं के साइकोलॉजी में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनमें बहुत बदलाव आता है. एडजस्टमेंट्स जनरली ये चीज़ें बड़ी पहले कॉमन हुआ करती थी कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द की टू हैव अ गुड रिलेशनशिप. लेकिन अब हम बट ऑब्वियस है हमारा एजुकेशन बेहतर हो रहा है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अच्छा हो रहा है, तो इससे कोई चीज़ जैसे फैमिली जो व्यवस्था है, जो घरों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं, राइट. तो इसमें ना साइकोलॉजी ऑफ द हाउसेस भी होम जिसे कहते हैं वो बदल रहा है, हमारी जो संस्कृति और संस्कार है वो बदल रहे हैं. तो इसमें मेरा सवाल ये है कि पहले तो शादी होने वाली है बच्ची की, तो उसे क्या चीज़ें एज ए साइकोलॉजिस्ट यू फील विच विल बी इन द बेनिफिट ऑफ द हाउस एंड द सोसाइटी अल्टीमेटली. क्या पढ़ाना चाहिए लड़कियों को जब शादी, बताना क्या चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये बात सही है दैट पीपल थिंक डिफरेंटली नाउ. People feel that because now they are financially independent, they feel that they should not be adjusting too much, they should not be compromising too much. लेकिन if you look it through the lens of psychology, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं घर में. आप जो घर की साइकोलॉजी जो आप बोल रहे हैं, इट्स अ वेरी नाइस टर्म. जितने भी लोग हैं घर में, वो इन लॉज हो सकते हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कपल हो सकता है, तो उनकी अपनी अपनी साइकोलॉजी है खुद की. तो वो साइकोलॉजी उनकी ऐसे बनी है कि जिस तरह से उनका ब्रिंगिंग अप हुआ है, जिस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस आए हैं, जिस तरीके से वो स्टूडेंट रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो बाहर के एक्सपीरियंसेस आए हैं, वो सबके
हिसाब से और वो सब के इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी बनी है. सो व्हेन अ यंग गर्ल एंटर्स इनटू अ हाउस, she should understand that their perspective is going to be different from her perspective. और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो करना चाहिए. कितना करना चाहिए? अभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि कितना करना चाहिए ये बताना भी मुश्किल है. हाँ. क्योंकि बट द बिगिनिंग जो होता है, जो स्टार्ट होता है, जो ओपन, जो हम ऐसे कोरी पार्टी जिसको बोलते हैं, हाँ. तो वैसे आना चाहिए. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काफ़ी स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है. और बहुत सारा बैगेज आप बहुत पुराने घर से लेकर आते हैं. कैसे होता है कि ये बताया जाता है कभी कभी कि एक स्टीरियोटाइपिंग होता है कि एक मदर इन लॉ ऐसे ही होती है, एक डॉटर इन लॉ आपका घर तोड़ने के लिए ही आई है. हाँ, मतलब एक तो हिंदी फिल्मों में आपका दिमाग खराब करके थोड़ा सा सीरियस देखता कुकुर के और तो वो थोड़ा सा मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को ओपन रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. मैं और एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि साइकोलॉजी मुझे बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करता है मेरे अंदर, और मैं अक्सर मुझे अक्सर लगता है ऐसा कि जब कुंडलियाँ मिलाई जाती है तो क्यों ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए शादी करने से पहले. आपकी क्या विशेष? You will be glad to know that I myself have developed a personality assessment, B sorted comprehensive assessment. उसमें कुछ it's an online test और उसका एक मोबाइल पे एक लिंक भेजती हूँ मैं, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दोज 165 क्वेश्चंस और आपका पूरा पर्सनालिटी रिपोर्ट उसमें आता है. ये कुंडली का जो आपने बोला, आई थिंक दिस वुड बी प्रॉब्ली मोर इफेक्टिव देन दैट, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, हाउ इज योर बिहेवियरल पैटर्न. ये 3 चीज़ें तो हैं ही. इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें वो पर्सनैलिटी असेसमेंट से आती है कि आपका कोर मोटिवेशन क्या है, आपका कोर बिलीफ सिस्टम कैसा है, और आपके कोर फियर्स क्या हैं. सो ये जब हम दोनों के, जैसे कपल में दोनों के जब हम ये टेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही इनसाइडर व्यू मिलता है सामने वाले के पर्सनैलिटी का. और जब ये आपको मिलता है देन जो गेसवर्क होता है कि मैंने ऐसे बोला तो तुमको कैसे लगेगा, अभी मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मैंने ये तुमको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ये जो गेसवर्क होता है कपल्स में, वो गेसवर्क ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है. सो it is amazing. I would highly recommend that even you take it. I will surely. But आपको क्या लगता है ये सिस्टम अभी बिल्कुल ये कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल कर देनी चाहिए. तो मुझे लगता है जिन लोगों को भी शादी करनी है उन लोगों को भी सॉर्टेड रहना चाहिए अपनी लाइफ में. बिल्कुल. कुंडली पहले मिलाने से पहले अपनी कुंडलियाँ मिला लो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, राइट? मतलब साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट आप ज़रूर करो. मुझे लगता है सिर्फ दूल्हा दुल्हन की नहीं, सास और बहू की भी करा लो. Absolutely. See, we do it for the families also. Right. हाँ, in fact मैंने किए हैं. मेरी एक फ्रेंड who is in Australia, so her son is a 20-year-old and he is very introverted. He doesn't speak much. So when I did this test for her, she got very impressed. I mean really impressed reading the report. वो बोली कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद के बारे में थोड़ा आइडिया था, मगर इतना ऐसा विथ सर्टनटी ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी. बट इट्स लाइक लुकिंग एट अ मिरर एंड सीइंग योरसेल्फ. So can you please do it for my son because I don't know what for me he is like a black box. मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में. And then I actually did it for him. And then वो जो उसकी वजह से जो उनके इंटरेक्शन में जो easy approach हो जाता है कि if he is not expressing something then why is he not expressing. ये जो लोगों का जो why होता है ना, वो एक बार आपको अगर पता चल गया तो then life becomes very easy. Right. So आपके पर्सनल मंत्रास क्या है लाइफ को इजी रखने के? Be sorted. Right. लेकिन complication because this is all about the womanhood, right? This channel is all about talking about the women issues, celebrating the womanhood, right? And also taking the responsibility to empower the women. So I just wanted to empower them with this conversation.
60 इनमें अपने टैंट्रम्स होते हैं, राइट? बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वैसे ही 30 प्लस में भी आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो हार्मोनल चेंजेस है बेसिकली आपके बिहेवियरल चेंजेस के साथ साइकोलॉजी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने खुद ऑब्जर्व करे हैं। सिचुएशन में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है वो आपको बहुत बार समझना नहीं है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कैसा है कि इट ऑल स्टार्ट्स विथ अ थॉट। ओके, एक थॉट आता है अपने दिमाग में, कोई भी चीज़ को लेके आ सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अपहीवल ऑफ हॉर्मोन्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, पर्टिकुलरली इन विमेन, तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल चीज़ों की वजह से, अपने बॉडीली चेंजेस की वजह से काफ़ी बार हमको एंग्जाइटी हो जाती है। डिप्रेशन विमेन को ज़्यादा होता है क्योंकि वो इमोशनैलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उनमें। तो एक थॉट हमेशा पहला, दैट इज़ ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। और एक जब थॉट आता है तब उसके साथ साथ एक फीलिंग भी अटैच होके आता है, और ये थॉट और फीलिंग साथ में मिलके हमको कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर करने को लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रायड ऑफ कॉग्निशन। मतलब थ्रू आउट द डे जब हम मतलब जाग रहे हैं एंड वी आर डूइंग समथिंग, वी आर इनटू दिस साइकिल ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, एक्शन। अगर कोई थॉट हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी वजह से हमको सैड फीलिंग्स आ रहे हैं या वी फील वेरी हेल्पलेस और ऐसा कुछ अगर हो रहा है, सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट यू चेंज योर बिहेवियर। हाउ टू चेंज द बिहेवियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जगह बैठे हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत डाउन हूँ, आज मुझे कुछ भी नहीं करना है, सो आई वुड से दैट यू नो जस्ट गेट अप एंड गो फॉर अ वॉक। ओके, दैट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, but just get up and change your behavior. Maybe dress up nicely, because as soon as you do that you start a new thought cycle, right? जैसे आप, इसके लिए मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है लाफ्टर क्लब्स जो होते हैं मॉर्निंग में, राइट? सो जस्ट इमेजिन दीज लाफ्टर क्लब्स, ऑल दीज पीपल दे कम टुगेदर and you know they just raise their hands and they start laughing. Even they imagine something silly and then they start laughing, right? नहीं, उनका वो प्रोटोकॉल होता है, right. मतलब I think they have a, see I have never been to one, but जो मैंने ऑब्जर्व किया है, I have been to many. Oh really? Yeah. So then you probably you know better than me. उनका एक रूटीन होता है। So ऐसा अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि आई एम अ पार्ट ऑफ द लाफ्टर क्लब, लेकिन आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, आज मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कहीं जाने की, बट अपने आप को ये बताना चाहिए कि मेरी अगर इच्छा नहीं है जाने की, इट डजंट मीन दैट आई शुड नॉट गो, आई शुड स्टिल गो बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई रूटीन, एंड बाय डूइंग दैट आई एम एक्चुअली चेंजिंग माई बिहेवियर। सी थॉट्स कम ऑटोमेटिकली। या आप बिल्कुल सही कह रही है कि थॉट जो है वही आपके पूरे जीवन का चक्र घुमाती है, बिल्कुल। और लाफ्टर क्लब का जो एग्जाम्पल दिया ना आपने, तो लाफ्टर क्लब में जनरली फेक इट टू मेक इट वाला करेक्ट हिसाब है, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, राइट। सो वहाँ पर आप लस्सी घुमा रहे हैं, आप मतलब एनीथिंग जो भी उसको लीड करता हो रहा है। यहाँ पर किशोर टूटेजा जी जनरली ये लाफ्टर क्लब चलाते हैं जापानीज गार्डन वगैरह में, तो दे हैड अ ग्रेट फन। इनिशियली हो सकता है कि मूड सही नहीं होने की वजह से यू मैकेनिकली यू रेज योर हैंड्स एंड यू मैकेनिकली मेक साउंड्स ऑफ लाफ्टर, लेकिन आप ये ज़्यादा देर तक मैकेनिकली नहीं कर सकते, राइट? तीसरे राउंड में तो आपको हंसी आनी ही। और दूसरी बात ये बड़ा ही जो खुशी है ना, वो उतना संसर्गजन्य रोग है। मुझे लगता है किसी को खुश और हंसते हुए आप देखेंगे तो आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। अगर मैं भी यहाँ पर अगर बेवजह हंसना शुरू करूँ तो आप भी हंसना रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम अपने आप के लिए कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग अ न्यू थॉट साइकिल। मैं फिर से एक और बहुत ही सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ। अब ये डिप्रेशन के जो टर्म है बड़ी कॉमन सी हो गई हैं, लेकिन वाकई में जो लोग सफ़र कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में डिप्रेशन है, ये कैसे पहचाना जाए? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है इसका अवेयरनेस होना, बिकॉज डिप्रेशन इज़ रियल एंड इट इज़ बट यू कैन गेट आउट ऑफ इट विथ सम अवेयरनेस। सो उसमें होप बहुत अच्छी है, लेकिन पहले तो ये भी पता नहीं है कि डिप्रेशन है कि नहीं, तो वो कैसे जज करें? तो सी उसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। इफ़ यू आर फीलिंग सैड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, most of the days during the week,
and most of the weeks during the month ओके, for about 6 months. अच्छा, ऐसा नहीं कि मुझे आज बहुत सैड लग रहा है तो मैं डिप्रेशन में हूँ, वो गलत है, वो गलत है। अगर आपको अधिकतर टाइम के लिए आपको सैड लग रहा है, ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे यू आर फीलिंग पेरिनियली, यू आर फीलिंग सैड मोस्ट ऑफ द डेज इन द वीक, 4 दिन 5 दिन आपको सैड लग रहा है, 6 दिन सैड लग रहा है, और महीने में 3-3 4-4 हफ्ते, मतलब और फिर ऐसा 6 महीने तक अगर चल रहा है तो वो क्लिनिकली, और फिर उसके क्वेश्चनायर्स भी होते हैं जिससे आपका वो, मतलब आपका जो स्केल है कि आपको कितना डिप्रेशन है, साइकोलॉजिस्ट के पास वो स्केल्स होते हैं कि एक्चुअली यू कैन इवेल्युएट द लेवल ऑफ डिप्रेशन दैट पर्सन इज हैविंग। लेकिन खुद के नॉलेज के लिए अगर आपको ये जानना है कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा ये चेक रखो कि मुझे पहली बात तो मेरा खाना पीना कैसे चल रहा है, आइदर आई एम ओवर ईटिंग और आई एम एब्सोल्युटली नॉट ईटिंग, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है खाने में। दूसरा, मेरी हॉबीज़ बिल्कुल, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छा, जैसे म्यूज़िक फॉर एग्जांपल, आई लव म्यूज़िक, आई फाइंड अ चांस टू लिसन टू गुड म्यूज़िक, बट नाउ आई डोंट फील लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। ओके, आई डोंट फील लाइक ड्राइंग, आई डोंट फील लाइक पेंटिंग। जो मेरी हॉबीज़ थी वो हॉबीज़ मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है परस्यू करने में। मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं है, या तो मुझे बहुत ज़्यादा सो रही हूँ मैं, या तो मुझे इंसोम्निया हो गया कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। ओहो, ये जो चेंजेस होते हैं इसको हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। दैट ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कंटिन्यूअसली अगर 6 मंथ्स तक हो रहा है और मैक्सिमम टाइम हो रहा है, तो मतलब आपको यू डेफिनेटली नीड हेल्प। बट सोनाली, मुझे ऐसा लगता है कि उतने तक के लिए रुकना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर इमोशनली अनस्टेबल लग रहा है, अगर आपको बहुत इमोशनैलिटी लग रही है, वल्नरेबल लग रहा है, बहुत मुझे हेल्पलेस लग रहा है, मुझे बहुत आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो मुझे लगता है कि उसी वक्त साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और उसी वक्त अपना जो माइंडसेट है, अपना जो एटीट्यूड है, उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। और वो कर सकते हैं। और अभी तो सोसाइटी में ये इतना अच्छा चेंज आया है कि पीपल आर एक्चुअली हायरिंग कोचेस, जो कोचेस होते हैं। यू हैव सो मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल, देर आर पीपल हु कैन टेलीफोनिकली एक्चुअली गाइड यू। और छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपका माइंडसेट चेंज होता है, अगर आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के तरफ आते हैं, एंड इफ़ यू कीप योरसेल्फ, एक बहुत अच्छी टर्म मुझे लगता है कि मैंने ही कॉइन की है, मैंने कहीं सुनी नहीं है, बट आई फील दैट एवरीबडी शुड बी इमोशनली अप टू डेट। वाह वाह, अगर आप उस पर काम करते रहे, ये बहुत बड़ी बात बोली सोनल आपने जो सुना। सो व्हाट्स वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर clothes, exactly, our accessories, our makeup kit, everything, but that's a beautiful term you coined, that is emotionally up to date रहना. So I think this is a beautiful, and this is the need for every woman out there, every person for that matter. और वो अचीवेबल है, ये मैंने पर्सनली नोटिस किया। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जैसे आप वर्कआउट करते हैं अपने फिजिकल बॉडी के लिए, आप वर्कआउट करते हैं, हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट करते हैं, आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आप पढ़ाई करते हैं, आप डिग्रीज लेते हैं, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट हम इतना अपने मेंटल हेल्थ को इतना हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम उसको थोड़ा साइड में ही रख देते हैं, ये सोच के कि वो तो मूड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एब्सोल्युटली गो हैंड इन हैंड। अगर मेंटली अगर आप थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहे हो तो फिजिकली आप अच्छा नहीं फील करते, और जिस दिन आप बीमार हो जाते हो उस दिन तो मेंटली हम कितना वीक हो जाते हैं, मतलब हमको बहुत रोना ही आ जाता है, बहुत अननेसेसरी, या हमको बहुत बुरा लगता है किसी बात का, और वी कैन नॉट एक्सप्लेन आवरसेल्व्स कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त हमको अपने आप को उसमें से बाहर निकालना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, और उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। यू कैन स्टार्ट विथ अ लिटिल बिट ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये जो पॉजिटिव थॉट साइकिल्स आप शुरू कर सकते हैं, और हैप्पीनेस
क्रिएट करने के लिए तो इतनी चीज़ें अभी हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ये एक हो जाता है मालूम, जब हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तब यू लुक everything like in the terms of happiness is what it is, release of chemicals in the brain. यस। तो एंडोर्फिन्स रिलीज करने के लिए आप एक्सरसाइज करो, अच्छा ये तो वही बात हुई, मज़ेदार बात है। डोपामाइन रिलीज करने के लिए आप कुछ अच्छी चीज़ें करो जिससे आपको एक हाई मिलता है, आप एक स्टार मेकर पे आप गाना गाओ या आप कुछ करो, आप एक्सरसाइजेस करो, उससे एंडोर्फिन्स होते हैं। और आपको अगर एक ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है तो आप किसी का ख्याल रखो। अच्छा, ये किस लिए होता है ऑक्सीटोसिन जो होता है, जो आप अगर आपके पास पेट है, आप उसको कडल कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ बिग हग टू योर चिल्ड्रन, अगर आप किसी को कडल कर रहे हैं तो योर बॉडी रिलीजेस केमिकल्स, योर ब्रेन रिलीजेस केमिकल्स विच इज ऑक्सीटोसिन। इससे बहुत सेंस ऑफ वेलबींग आता है। अगर आपके पास पेट्स हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से, जैसे सेरोटोनिन है, तो अगर आप फ्रेश हेल्दी वेजिटेबल्स आप अगर खाते हो, अगर आप फ्रेश फूड खाते हो, न्यूट्रिशियस फूड खाते हो, तो उससे ये चीज़ें रिलीज होती हैं। मेडिटेशन करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं मेडिटेशन करने से। तो मेडिटेशन इज नॉट ओनली फॉर मेकिंग गिविंग यू पीस ऑफ माइंड, ब्रेन ही चलते फिरते केमिकल लैब। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं जो हम इजीली कर सकते हैं और उससे एक सेंस ऑफ वेलबींग अगर हमको आता है तो करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो जानकारी भी होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सो मच इंफॉर्मेशन अराउंड इट, आई हैव मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, बट अभी मुझे लगता है वक्त का तकाजा ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। कोई बात बट I just wanted to ask, because you are a global citizen, you had green card of Washington, America as well. नागपुर में आप वापस आना चाहती थी, नागपुर में आप पली बढ़ी हैं, बट ऑब्वियस आपने इंडिया और बहुत सारे देशों में भ्रमण किया ही होगा। क्या लगता है द वुमेन थॉट प्रोसेस और उनकी जो सोचने के तरीके हैं इन यूएस और द प्रोग्रेस्ड कंट्रीज एंड इंडिया इन द एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, क्या लगता है किस तरह का डिफरेंसेस है? डिफरेंस ऐसा है कि सोसाइटल प्रेशर इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो चीज़ें हैप्पीली एक ग्रैटिट्यूड के साथ जो चीज़ें लेनी चाहिए, कि अगर मेरी बहू मेरा ख्याल रख रही है तो उसके लिए जो ग्रैटिट्यूड लगना चाहिए, तो यहाँ पे अप्रोच ये होता है कि ये तो उसका काम ही है। हाँ। वेयर एज इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर कोई बहू अपने सास का ख्याल रख रही है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग बहू है, क्योंकि ये ऐसे तो बहुएं करती नहीं है। बट ये एक्सपेक्टेशन हमारे इंडियन सोसाइटी में है तो वो एक अच्छी बात भी है। हाँ। अगर उसको प्रपोर्शनेटली रखा, अगर उसको इन प्रपोर्शन अगर उसको रखा तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। मगर सोसाइटल प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, एंड मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल डोंट वांट टू कम बैक। राइट, व्हाई डोंट पीपल वांट टू कम बैक? Maybe one of the reasons, not the only your reason. purpose of life that you came back from America? हम जब we were very well settled in US because my husband had a very good job. We had bought a house there and we were very happy. We were in the best of our days, like we were very young when we were there. But we always had these questions कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या हमारे जैसे बनेंगे? अच्छा, क्योंकि वो जो सोसाइटी में बढ़ रहे हैं वो सोसाइटी हमसे काफ़ी अलग है। तो क्या थ्रेट था आपको? ऐसे लगता था कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे फूड हैबिट्स हैं, तो फूड हैबिट्स उनके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दे वुड नॉट वांट टू टेक सब्जी रोटी इन स्कूल। आई एम जस्ट गिविंग लाइक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स। या फिर जो पेरेंटल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, जैसे वो बात मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि जैसे ब्राउन पेपर कवर्स होते थे बुक्स को, वो यूएस में नहीं होता था। या फिर यहाँ पे जैसे रेनी सीजन में हम जो करते थे वहाँ पर ऐसे रेनी सीजन नाम की चीज़ ही नहीं होती। अच्छा, तो मतलब क्या इस तरह से मैं लूँ कि जो नॉस्टैल्जिक
या फिर क्या इसे मेमोरीज क्रिएट करने वाली जो सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब- रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़्यादा Correct, बढ़ती है। correct. अभी अगर हम अपनी किताबों की और बचपन की बातें याद करें, क्योंकि किताबों का जिक्र किया आपने, तो वो एक एंटायर प्रोसेस होता था जिसमें हाँ. फैमिली पूरी लग जाती थी कि exactly. बुक्स को कवर करना है, यू नो, तो वो पेरेंट्स अभी जैसे फॉर एग्जांपल पिकनिक पे जब हम जाते थे बचपन में, तो हमारी मम्मी हमको कैसे अलग से टिफिन बना के देती थी, या फिर इस तरह की जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो अपना लाइफ बनाती हैं। राइट। मुझे लगता है इन शॉर्ट आप ये कहना चाहती है कि जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है वो वैल्यू वहाँ पर सिस्टम है, आपने- रिलेशंस हैं। वी वांटेड देम टू बी रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट, बिकॉज हमारे अलावा भी उनको केयर करने वाले लोग हों और उनको शेयरिंग की आदत हो, उनमें कभी लोनलीनेस नहीं आना चाहिए। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी फील ब्लेस्ड दैट वी कुड प्रोवाइड दैट. So we never ever thought that our children are facing any kind of loneliness, because they are always surrounded by people and loving people. Unconditional love देने वाले जो दादा दादी होते हैं, कजिन्स होते हैं, मामा मामी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं आजू बाजू में जो शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह काम करते हैं। तो वो इंडियन सोसाइटी का इतना अच्छा जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो एक वो रीज़न तो था वापस आने का। ऐसे लॉन्ग टर्म हम अपने आप को कभी विजुअलाइज नहीं कर पाते थे वहाँ पर, इसकी वजह से। और दूसरा रीज़न ये था कि हम इस बात को लेकर कभी कंफर्टेबल नहीं हुए कि हमारे पेरेंट्स का क्या होगा आगे जाके, मतलब उनका भी ओल्ड एज अभी आएगा, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो मैंने कहा फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली कम्स फर्स्ट। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड एंड वी टॉक्ड अबाउट इट व्हेन वी केम बैक, that we will never think that we are coming back for children and we are coming back for parents, because if we do that then we will have our own bundle of expectations from them. So if we are coming back, we are coming because we want to provide them this culture. It is because we want this for our parents. तो हम हमारे ही लिए आ रहे हैं, ये बर्डन लेके नहीं जाएंगे कि हम किसी के लिए इसके लिए जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उससे ना फिर वो बहुत अपना डिमांड्स और अपने एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरे नहीं हुए तो फिर देन वी बिकम वेरी अनहैप्पी एंड दैट इज़ नॉट फेयर। राइट। बट व्हाट मेक्स यू हैप्पी पर्सनली, व्हाट आर योर हॉबी? मुझे ऐसा लगता है कि एवरी पर्सन गेट्स देयर शेयर ऑफ हैप्पीनेस इफ यू रियली लुक एट इट इन दैट वे। इट इज ऑल आपको क्या खुश करता है पर्सनली, मतलब कौन सी चीज़ें वो चीज़ें करने से आपको बड़ी खुशी और डोपामाइन रिलीज होता है? मुझे लगता है जो कनेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स में, जो कनेक्ट मैं घर में फील करती हूँ हर एक पहले तो खुद के साथ और बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, मेरा सबसे जो वन ऑन वन कनेक्ट जो मेरा है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही बहुत एम्पावर्ड लगता है। So that feeling of being really empowered from all directions, I think that is what makes me the happiest. Wow, this is a closing statement. Thank you. I think this empowerment, entire process of empowering yourself is connecting with others as a human being. बिल्कुल। And I think you are the best example for that. You came in Voice Villa. You have really spoken so beautifully on different aspects of the your life, your experience, and as a psychologist, you really given those parameters of understanding themselves and also executing or उन प्रॉब्लम्स को अच्छी से समझकर उसके ऊपर काम करने के लिए आपने बहुत अच्छा एक राह दिखाई है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड यू आर अ रियल बॉस ब्यूटी। Thank you for inviting me. I'm honored. Yeah, thank you so very much. Thank you.